नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। ऐसी कंपनीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं जो शेयर बाज़ार में लिस्टेड हैं और उन कंपनीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस करके अपना व्यू बताता हूं और उस पर वीडियोस बनाता हूं। तो दोस्तों, आज मैंने डिसाइड किया है कि एक ऐसे सेक्टर को मैं अपने इस वीडियो में कवर करूंगा। एक ऐसे सेक्टर का एनालिसिस करूंगा जिसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड हैं और पिछले काफ़ी सालों से ये सेक्टर जिसे बोलेंगे कि डार्लिंग ऑफ द शेयर बाज़ार रहा है और बहुत सारे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड लोग इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, इस सेक्टर में काम भी करते हैं और इन्हीं कंपनीज़ में बहुत सारा इंडिया का वर्कफोर्स, जो वेल एजुकेटेड वर्कफोर्स है, वो काम करता है। जी हाँ, तो आपने शायद अब तक गेस कर लिया होगा, यह आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो आज हम एनालिसिस करेंगे इस पूरे सेक्टर का कि क्या आउटलुक है, इसमें क्या चल रहा है, इसका बिजनेस फंडामेंटल कैसे है और ये सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है, फ्यूचर में ये सेक्टर कैसा करने वाला है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि पूरे सेक्टर को किस तरह से देखना है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के पर्सपेक्टिव से। देखिए, किसी भी सेक्टर या किसी भी कंपनी में बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। किसी पर्सपेक्टिव से कंपनी या सेक्टर अच्छी हो सकती है, लेकिन हमें देखना है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से कि यहाँ कैसा चल रहा है, पूरा माहौल कैसा चल रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसको मैं 3 सेगमेंट में डिवाइड करूंगा। जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उस एनालिसिस को 3 सेगमेंट में डिवाइड करूंगा। एक तो हम देखेंगे कि जो मेन स्ट्रीम आईटी कंपनीज हैं, जो लार्ज कैप मेगा कैप आईटी कंपनीज हैं, उनके सबके Q4 FY26 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो उनका रिजल्ट्स देखेंगे कि रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं और फिर एक करेंगे बिजनेस फंडामेंटल एनालिसिस के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा है इस पूरे सेक्टर में। और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मार्केट इस सेक्टर को कैसे देख रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले रिजल्ट्स की। तो ये रिजल्ट्स जैसा कि आप लोग शायद देख ही रहे होंगे कि सारी जो मेजर कंपनीज हैं, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, इन सब के रिजल्ट्स आ चुके हैं Q4 FY26 के। तो रिजल्ट्स हमारे हिसाब से, जो हम जिस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, हमें तो हाई ग्रोथ कंपनीज चाहिए होती हैं, 30% 40% से जो कंपनीज अपने रेवेन्यू को ग्रो करें। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कंपनीज उस पर तो खरी नहीं उतरती हैं। इन पूरे सभी कंपनीज में तकरीबन 10, 11, 12% का ही ग्रोथ रहा है, कुछ कंपनीज में इससे भी कम रहा है। तो ये इन कंपनीज में 10-11% के ग्रोथ पे आपको इन्वेस्ट करने से आपका कोई ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। और उसका सिंपल रीज़न एक ये भी है, बहुत ही वेरी सिंपल रीज़न अगर देखें तो ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनीज हो चुकी हैं। 3-3 लाख करोड़ के इनके मार्केट कैप है और TCS का तो 10 लाख करोड़ के आसपास या शायद उससे भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। तो इतने बड़े बेस पे, इनका बेस ही इतना बड़ा है कि अब यहाँ से आगे इनको फर्दर ग्रोथ करने के लिए बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सारे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे लाने पड़ेंगे ताकि उस बड़े बेस पे भी ये ज़्यादा रेट से ग्रो कर पाए, और ये बहुत ही मुश्किल काम है इनके लिए। तो ये रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से तो ये इन्वेस्टमेंट केस नहीं बनता। और मैं अपना व्यू भी बता देता हूँ पहले ही कि मैं इस पूरे आईटी सेक्टर पे नेगेटिव हूँ। मुझे ये आईटी सेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि क्यों मुझे ये पसंद नहीं है। क्योंकि एक तो सबसे पहला ये रिजल्ट्स की बात कर ली कि रिजल्ट ही इसमें 10 से 11%, 12% मैक्सिमम इसमें ग्रोथ चल रही है रेवेन्यू के बेसिस पे। तो 10-11% में कोई इन्वेस्टमेंट का केस नहीं बनता है, ठीक है। तो ये इतने कम ग्रोथ पे आपका पैसा क्या ही बनेगा, क्योंकि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उन्होंने इतने पैसे ही लगाने होते हैं। तो इतने पैसे पे आपको चाहिए हाई ग्रोथ कंपनीज़, और ये हाई ग्रोथ कंपनीज़ की कैटेगरी में तो कहीं से भी नहीं आती। तो इस रिज़ल्ट के पर्सपेक्टिव से इसमें इन्वेस्टमेंट केस नहीं बन रहा। हालांकि अगर इसका मार्केट कैप देखें इन कंपनीज़ का और इंडिया की GDP साइज़ को देखें तो ये रिज़ल्ट इतना बुरा नहीं है। अभी जो रिज़ल्ट आया है कंपनी के उस हिसाब से उतना बुरा नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से केस नहीं बनता। तो ये तो हो गई रिज़ल्ट की बात। तो और अगर हम देखें कि आईटी के जो मेगा कैप, लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, उनको थोड़ा सा हमें डिस्टिंग्विश ऐसे भी कर सकते हैं कि इसी सेक्टर में जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं वो थोड़ा सा बेटर, इससे बेटर रिजल्ट ला सकती हैं। वो 20 से 25% की ग्रोथ ला सकती हैं, जैसे कोफोर्ज है, परसिस्टेंट सिस्टम्स है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज वो स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट में आती हैं और उनका रिजल्ट इन मेगा कैप कंपनीज से बेटर रहेगा या हो सकता है, तो उनके लिए रिजल्ट को 20-25% की ग्रोथ लाना ईजी है, क्योंकि वो लोअर बेस पे ऑपरेट कर रही हैं। इसलिए रिजल्ट बेसिस पे मे बी उनका रिजल्ट थोड़ा बेटर हो, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनमें आप जाके इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। अभी हमें पूरा बिजनेस फंडामेंटल आउटलुक देखना है।
तो अब बात करते हैं पूरे बिजनेस फंडामेंटल आउटलुक की ही। इस देखिए आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ये पिछले 3 4 5 साल से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एमर्ज होके आई है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की। देखिए ये आईटी जो कंपनीज हैं, ये बिजनेस क्या करती हैं, ये आईटी लेबर वर्क करती हैं। ये कुछ इनोवेट नहीं करती हैं, ये कुछ ऐसा डिसरप्टिव वर्क नहीं करती हैं। ये आईटी लेबर वर्क करती हैं। जो वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, चाहे हॉस्पिटल है, या चाहे होटल है, या कोई भी कंपनीज हैं, वो अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का काम इन कंपनीज को दे देती हैं। तो ये सिर्फ उसको मैनेज करने का काम करते हैं, जिसे हम आईटी लेबर वर्क कहते हैं। तो ये आईटी लेबर वर्क, अब इसमें एआई का क्या रोल है? देखिए अब जो एआई आ रहा है, एआई का सिंपल पर्पस है कि वो ह्यूमंस के थॉट को रिप्लेस कर रहा है, ह्यूमंस की मेंटल एबिलिटी को रिप्लेस कर रहा है। तो जो काम ह्यूमंस करते थे अपनी मेंटल एबिलिटी से, वो काम एआई से होगा। तो अगर एआई जब इस काम को कर लेगा, तो इन कंपनीज के लिए बिजनेस भी जाएगा, और इन कंपनीज में जो इतने सारी वर्कफोर्स काम करती है उनके लिए भी प्रॉब्लम है, जॉब लॉसेस हो सकती हैं। और जब देखिए एक जो आईटी सेक्टर में काम करने वाला प्रोफेशनल है, वो अगर कोई कोडिंग लिख रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, एंड इट टेक्स लेट से 1 महीना उसको लगता है, तो एआई की हेल्प से वही काम 1 घंटे में हो सकता है, और ज़्यादा एफिशिएंटली हो सकता है, ज़्यादा बेटर हो सकता है, ज़्यादा एक्यूरेटली हो सकता है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये डिसरप्शन है। जब तो कंपनीज वुड प्रेफर टू गेट दैट वर्क डन थ्रू एआई, वो एआई से काम करवाएंगी, वो इन आईटी कंपनीज से क्यों काम करवाएंगी? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसरप्शन है। अब अगर हम इसको और थोड़ा डीपली एनालाइज करें कि क्या ये रियल में ऐसा डिसरप्शन पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, तो अगर हम देखें, देखिए एआई के लिए, एआई के जो टूल्स हैं उसको बनाने के लिए, एआई में जितना डेटा प्रोसेस करना होता है उसके लिए एक एआई के लिए स्पेशलाइज चिप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सब ने एक कंपनी का नाम ज़रूर सुना होगा जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी चर्चा में रही है। वो उस कंपनी का नाम है एनवीडिया। ये एनवीडिया इस चिप्स को बनाने का काम करती है, इस चिप्स को डिज़ाइन करने का काम करती है, और फिर ये आउटसोर्स करके जो ताइवान की कंपनी है, ऐसी कंपनी है, वहाँ से बनवाती है। तो बेसिकली ये एआई के चिप्स को सेल करने का काम करते हैं। तो अब अगर एनवीडिया कंपनी के अगर हम सेल्स देखें, तो ये पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और इस सेल्स की वजह से ही एनवीडिया कंपनी जो है सबसे बड़ी कंपनीज में से एक हो गई है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में आ गई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसके जो एआई के चिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनीज जो हैं एआई को बड़े लेवल पे अडॉप्ट कर रही हैं, और एआई से अपना काम करवाने की कोशिश कर रही हैं, एआई में इनोवेट कर रही हैं। तो एआई बेसिकली बड़े लेवल पे आ रहा है। ये हमें एनवीडिया कंपनी के एआई के जो चिप्स हैं उसकी सेल से भी पता चल रहा है। तो ये एक वैलिडेशन ऑफ द फैक्ट हो गया कि एआई वाकई में आ रहा है, या ये सिर्फ एक कहानी है। तो एआई आ रहा है। देखिए सेल्स तो गलत नहीं बोल सकती, कहानी, स्टोरीफिकेशन, ये सब चलता है शेयर बाज़ार में, लेकिन जो कंपनी के सेल्स नंबर है एनवीडिया के, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। तो ये एआई तो आ रहा है डेफिनेटली बड़े लेवल पे। अब ये आके कितना डिसरप्ट करेगा वो एक फ्यूचर की बात है, वो देखा जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये एआई का एक इशू इस पूरे आईटी सेक्टर पे बना हुआ है, एक ओवरहैंग बना हुआ है। अब अगर हम इसको मार्केट पर्सपेक्टिव से देखें, देखिए ये तो बिजनेस फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से है कि एआई आ रहा है। अब हो सकता है ये कंपनीज फ्यूचर में इन कंपनीज को एआई को अडॉप्ट कर लें और अपने आप को अलाइन कर ले विद द एआई। तो क्योंकि एआई भी जब आएगा तो वो भी कुछ जॉब्स लेके आएगा, तो वो एआई रिलेटेड जॉब्स होंगी। लेकिन इन कंपनीज के लिए ये चेंज करना, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनीज हैं। इनके लिए एक बहुत लंबा ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज होगा टू वर्क इन द एआई सेक्टर। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज जो है ये एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है। अब मैं इसको शेयर बाजार के पर्सपेक्टिव से देखूँ, शेयर मार्केट इसको कैसे देखेगा? देखिए शेयर मार्केट इसको ऐसे देखेगा कि इन सभी कंपनीज पे, इस पूरे सेक्टर में एआई का एक बहुत बड़ा ओवरहैंग है। जब तक ये ओवरहैंग रहेगा, मार्केट इसको एज ए ओवरहैंग ले रहा है, जब तक ये ओवरहैंग रहेगा तब तक इन कंपनीज का परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल है। और अगर ये कंपनीज एआई को अडॉप्ट भी कर लेती हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो वो एक तो बहुत लंबा ट्रांसफॉर्मेशन फेज होगा। ये चेंज का जो फेज होगा ये बहुत लंबा होगा। ये इतनी आसानी से ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म करना कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा तब तक शेयर बाज़ार इन कंपनीज को इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो बहुत सिंपल है,
ओवरहैंग जब तक बना रहेगा, मार्केट इसको देख रहा है कि एआई का ओवरहैंग है इस पूरे सेक्टर पे, और इस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज, उसके बाद देखेगा मार्केट की हु इज़ एबल टू ट्रांसफॉर्म, कौन इसको ठीक से अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर पाया, कौन इसमें से विनर निकला, ये फ्यूचर की बात है। लेकिन जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक शेयर बाज़ार इस सेक्टर को इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो ये बहुत क्लियर है। तो शेयर बाज़ार को एक चीज़ को आप बिल्कुल गांठ मान लें कि शेयर बाज़ार को नेगेटिव न्यूज़ से भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी अनसर्टेनिटी से प्रॉब्लम है। ये अनसर्टेनिटी जो है ये शेयर बाज़ार को पसंद नहीं है, ये आप बिल्कुल नोट करके रख लें। कोविड में भी हमने देखा था कि कोविड में मार्केट ने 2 लोअर सर्किट मारे थे, क्योंकि मार्केट को अनसर्टेनिटी थी कि कोविड से कितना डिसरप्शन होगा, कितना नुकसान होगा, कितने परसेंट लोग मरेंगे। उस टाइम तो ऐसी बात चल रही थी कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वाइप आउट हो जाएगी। लेकिन जब तक ये अनसर्टेनिटी थी मार्केट ने बहुत तेज़ी से गिरा। लेकिन जैसे ही मार्केट को ये क्लैरिटी मिली कि उतना नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा, तो मार्केट ने फ़ौरन रिकवर करना शुरू कर दिया। तो अभी सेम आईटी सेक्टर में अभी हो रहा है। ये एआई की वजह से अनसर्टेनिटी है कि इससे कितना नुकसान होगा। अगर मार्केट को पता चल जाए कि इससे कंपनीज के 10% 15% प्रॉफिट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो मार्केट उसको 10-15% को बहुत जल्दी डिस्काउंट करेगा और फिर आगे मूव ऑन करेगा। लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है, मार्केट को ये क्लैरिटी नहीं है, तो मार्केट को इसको ऐसे देख रहा है कि ये अनसर्टेन सिचुएशन है, गोइंग फॉरवर्ड कितना नुकसान होगा, कितना ये कंपनी डिसरप्ट होंगी, ये अभी किसी को नहीं पता पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी जब तक रहेगी तब तक मार्केट इसको डिस्काउंट नहीं कर सकता, तब तक ये मार्केट इस पूरे सेक्टर को चलने नहीं देगा। तो ये आपको नोट करना है कि जब भी किसी भी कंपनी में या किसी सेक्टर में किसी भी चीज़ का ओवरहैंग रहेगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं और बता देता हूँ। एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, पिछले कुछ सालों से उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे थे, नंबर्स में अगर हम देखें रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो कंपनी परफॉर्म नहीं करती थी। क्यों? उस कंपनी पे एक ओवरहैंग था, उसमें एक पीई इन्वेस्टर था। वो पीई इन्वेस्टर ने अनाउंस कर रखा था कि वो फ्यूचर में आके अपने शेयर्स को बेचेगा। अब वो कब बेचेगा वो एग्जैक्टली नहीं पता था, लेकिन बेचने का मतलब ये हुआ कि एक पीई इन्वेस्टर के पास अच्छी खासी होल्डिंग होती है, तो मार्केट में उसकी ओवर सप्लाई आने वाली थी। तो जब तक ये ओवरहैंग रहा वो कंपनी का शेयर प्राइस नहीं चला। तो ये ओवरहैंग जब तक रहता है, डिस्पाइट कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे थे, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन वो ओवर सप्लाई का जो शेयर्स मार्केट में आने वाले थे एक्स्ट्रा, वो ओवर सप्लाई का ओवरहैंग जब तक रहा वो कंपनी का शेयर नहीं चला। तो सेम अभी पूरे आईटी सेक्टर पे ओवरहैंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो जब तक ये ओवरहैंग रहेगा और जब तक ये आईटी कंपनीज के एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरेंगी, वो भी पता नहीं कितना ट्रांसफॉर्म कर पाएंगी, ये पूरा अनसर्टेनिटी जब तक रहेगा ये सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा। इवन मिड कैप स्मॉल कैप्स जिनके शायद रिजल्ट्स ठीक ठाक आए, 20 से 25% की ग्रोथ पॉसिबल है उनमें, लेकिन तब भी उनके लिए भी चलना मुश्किल है। लार्ज कैप और मेगा कैप जो हैं वो तो आप भूल ही जाएं, उसमें तो चलना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने 3 पर्सपेक्टिव देखे कि एक तो रिजल्ट्स में 10-12% की ग्रोथ और कईयों में इससे भी कम, तो उस पर्सपेक्टिव से भी इन कंपनीज का चलना मुश्किल है। दूसरा हमने बिजनेस फंडामेंटल, जो एआई से डिसरप्शन हुआ है उसमें भी डिसरप्शन की पॉसिबिलिटी है और ऑलरेडी हो भी रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी इस सेक्टर में ओवरहैंग है, चलना मुश्किल है। और तीसरा जो हमने देखा, मार्केट इसको कैसे देख रहा है, मार्केट इसको नेगेटिवली देख रहा है, एक अनसर्टेन सिचुएशन की तरह देख रहा है। जब तक इस पर क्लैरिटी नहीं होगी तब तक ये सेक्टर नहीं चलेगा। अब देखिए, एक इसको मैं और फर्दर अगर एक्सटेंड करूँ इस बात को, हम बहुत सारे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स को, जो बिज़नेस चैनल्स हैं उनको देखते हैं, वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स आते हैं, फंड मैनेजर्स आते हैं या एंकर्स हैं, उनको सुनते हैं, तो वो अलग अलग तरह से इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है। वो आपको बोलेंगे कि पिछले 4 साल से ये पूरा सेक्टर चला नहीं है, तो अब ये सेक्टर में जो ओवर वैल्यूएशन था ख़त्म हो गया है, अब ये अंडर वैल्यूड हो गया है, तो इसलिए आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो देखिए, ये कोई रीज़न ही नहीं है कि इन्वेस्ट करने का कि अब ये सेक्टर ओवर वैल्यूड हो गया है, सॉरी अंडर वैल्यूड हो गया है और पिछले 4 साल से ये सेक्टर नहीं चला है। हो सकता है ये अगले 4 साल भी ना चले। तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जब तक ये ओवरहैंग रहेगा तब तक इस सेक्टर का चलना बहुत ही मुश्किल है। और देखिए, और पूरा पैकेजिंग किया जाता है। देखिए, न्यूज़ चैनल, अगर आप इसके रिजल्ट्स भी देखें तो अभी मैं 1-2 दिन पहले ही सुन रहा था, एक न्यूज़ चैनल बोल रहा था कि पिछले आई थिंक 6 क्वार्टर्स में या पिछले 3 साल में दिस इज़ दी बेस्ट क्वार्टर। तो देखिए
एक ख़राब रिजल्ट को अच्छी पैकेजिंग करके ये न्यूज़ चैनल्स वाले बताते हैं, क्योंकि इनका इसी से उनकी व्यूअरशिप बढ़ती है। उनको तो न्यूज़ को सेंसेशनलाइज करके और एक अच्छी न्यूज़ बना के पेश करना पड़ता है अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। तो इस सब में ना आए, सिर्फ कोई एक क्वार्टर पिछले 6 7 8 10 क्वार्टर्स में एक बेटर क्वार्टर रहा है तो सिर्फ उससे उस कंपनी का की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो जाती, उस सेक्टर का आउटलुक बेटर नहीं हो जाता। तो आप इस सब में ना आए। तो ये ख़राब रिजल्ट को अच्छा बता के पैकेज करके बेचने से, एक और न्यूज़ चैनल बोल रहा था कि द रिजल्ट इज़ बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो आप सोचिए कि देखिए, ये भी एक ख़राब रिजल्ट को बेटर बताने की, पैकेज करने की कोशिश है। जस्ट देखिए, किसी भी कंपनी में अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ही इतनी लो है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 5% ग्रोथ का एक्सपेक्ट किया और उस कंपनी ने 8% का ग्रोथ दे दिया, तो क्या इससे 8% ग्रोथ बेटर हो जाएगी? नहीं होगी। क्योंकि आप सोचिए, आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशन ही 5% की थी। ऐसी कंपनी में आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो आई वुड रादर लाइक टू इन्वेस्ट इन ए कंपनी जिसमें मेरी एक्सपेक्टेशन 30% 40% ग्रोथ की थी, और फिर वो कंपनी उस एक्सपेक्टेशन को मीट करे या एक्सीड करे। ऐसी कंपनी में मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा, ना कि एक ऐसी कंपनी में जिसमें एक्सपेक्टेशन ही 5% की थी और उस कंपनी ने 8-10% की ग्रोथ दिखा दी। तो ये भी एक रीज़न नहीं है, ये भी पैकेजिंग है एक ख़राब रिजल्ट को अच्छा बनाने की। तो इस तरह का काम जो है न्यूज़ चैनल्स पे फंड मैनेजर्स, फिनफ्लुएंसर्स, एक्सपर्ट्स, एंकर्स, ये इस तरह का काम बहुत करते हैं। ये पूरा पैकेजिंग करके ख़राब चीज़ को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल ना आएँ। इस पूरे सेक्टर का आउटलुक नेगेटिव है और इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का कोई केस नहीं बनता जब तक ये पूरा सेक्टर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन या एआई का ओवरहैंग ख़त्म नहीं हो जाता, या ये कंपनी फ्यूचर में देखा जाएगा कि कितना अपने आप को चेंज कर पाती हैं, कितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाती हैं। और कई जगह तो आपको ऐसे भी बताया जाता है, कुछ फंड मैनेजर्स बताते हैं कि इसमें आपको अच्छा डिविडेंड मिलेगा। तो आप देखिए, ये भी एक आपके माइंड को ब्रेन वॉश करने की एक तरीका है कि आप डिविडेंड के लिए क्या शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप डिविडेंड के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे अच्छा आप एफडी करवा लें, क्योंकि एफडी में आपको 6-7% तो आसानी से मिल ही जाएगा। डिविडेंड में आपको 6-7% बहुत मुश्किल से मिलेगा। शायद ही कोई कुछ कंपनीज़ हैं जो इतना डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड में आपको बहुत अच्छा डिविडेंड भी दे रही है तो 3-4% आपको डिविडेंड में यील्ड मिलेगी। तो अगर आप डिविडेंड के लिए ही खेल रहे हैं तो फिर आप इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट ना करें, फिर तो आप एफडी ही करवा लें। तो ये अलग अलग तरीके से आपको जो है आपके ब्रेन को वॉश करने की कोशिश की जाती है बाय दी वेरियस फंड मैनेजर्स और एक्सपर्ट्स और डिफरेंट पीपल थ्रू द मीडिया। तो इसमें से किसी में भी ना आए। सिंपल रीज़न ये है कि ये सेक्टर, अभी इस सेक्टर का चलना बहुत मुश्किल है, और पूरा हमने फंडामेंटल एनालिसिस, नंबर्स और सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो इस सेक्टर में मैं तो पूरी तरह से नेगेटिव हूँ। एक भी मेरे कंपनी में, मैं आईटी कंपनी में मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, और मेरा व्यू बहुत क्लियर है कि ये सेक्टर का चलना, आईटी सेक्टर का चलना बहुत मुश्किल है। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जो आईटी सेक्टर में काम भी करते हैं। और देखिए, एक और चीज़ बोली जाती है फंड मैनेजर्स की, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फंड मैनेजर्स बोलते हैं कि अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को पहचानें, यानी कि जिस फील्ड में आप काम करते हैं उसको आप बेटर समझते हैं और उन्हीं में इन्वेस्ट करें। यानी कि अगर आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप आईटी बिजनेस को बेटर समझते हैं तो आप आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, या कोई डॉक्टर है तो वो मेडिकल को बेटर समझता है तो वो फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करें। ये बकवास है, मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अगर इस हिसाब से चलें तो जितने भी ये फंड मैनेजर्स हैं, इन्हें तो सिर्फ फाइनेंशियल कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये तो एमबीए फाइनेंस होते हैं और ये पूरा फाइनेंस का काम करते हैं। तो इनको तो सिर्फ फाइनेंशियल कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन ये खुद जाके इन्वेस्ट करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स में। ज्वेलरी सेक्टर में करेंगे, केमिकल सेक्टर में करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे, और सारे सेक्टर्स में करेंगे। मतलब ये समझ सकते हैं बाकी सारे सेक्टर्स को, लेकिन आपको बोलेंगे कि आप मत समझना, आप नहीं समझ सकते। ये बात तो मुझे कहीं से भी इनकी गले नहीं उतरती। तो इस चीज़ में, इस थ्योरी में बिल्कुल बिलीव ना करें कि आप अपने सिर्फ सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई आपको किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, देखिए, कोई आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी है, आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है। तो स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से आपको उस सेक्टर को या उस कंपनी को समझना है, जो कि आप आसानी से थोड़ा सा एफर्ट डाल के समझ सकते हैं। तो इस बात में ना आए कि क्योंकि आप आईटी कंपनी में काम करते हैं तो आपके पास सिर्फ आईटी कंपनी ही है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वही आप समझते हैं।
ठीक है, तो इसमें ना आए। और ऐसा भी नहीं है कि आईटी के अलावा और कोई सेक्टर ही नहीं है या और कोई कंपनी ही नहीं है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकें, जिसमें इन्वेस्टमेंट केस बनता हो। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आप बहुत अच्छा ग्रोथ है, उनमें ऐसी कंपनीज है जिनमें 30-40% का ग्रोथ है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे में आपको आईटी कंपनी में ही क्यों इन्वेस्ट करना है। तो आप ये किसी भी इस तरह की बात में ना आए क्योंकि अब शेयर प्राइस बहुत गिर चुका है, अब वैल्यूएशन रीजनेबल है। ऐसा बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स बोलेंगे प्राइस सेक्शन को देख के कि अब तो प्राइस इस लेवल पे आ गया है कि यहाँ से अब सिर्फ ऊपर ही जाएगा। देखिए, ये बीच बीच में ऐसे फेजेस आएंगे जब कोई कंपनी या पूरा सेक्टर 5% 10% आपके शेयर प्राइस को बढ़ा देगा और उसको न्यूज़ वाले पूरा सेंसेशनलाइज करके बताएंगे कि देखिए कितना अच्छा ग्रोथ रहा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका 10% ही शेयर प्राइस ऊपर गया। तो उससे आपकी लाइफ में कुछ बदलने नहीं वाला। आपको 10% नहीं चाहिए, आपको ऐसी कंपनी चाहिए जो 3 गुना 4 गुना 5 गुना इस तरह से बढ़ सके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इस बातों में ना आए। कुछ टेक्निकल्स वाले जो हैं वो ऐसे बोलेंगे कि कुछ कैंडल वगैरह दिखा के, कुछ टेक्निकल चार्ट दिखा के कि यहाँ से तो अब घूमने वाला है, या कुछ बोलेंगे कि 4 साल से ये पूरा सेक्टर परफॉर्म नहीं किया तो अब ये इसमें जो है ये जो फ्रॉथ था वो निकल चुका है, अब यहाँ से सेक्टर पूरा घूम सकता है। तो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी ना आए। देखिए, 4 साल से परफॉर्म नहीं किया तो उसका कोई रीज़न रहा होगा। मार्केट इज़ नॉट फूल, मार्केट बेवकूफ़ नहीं है। 4 साल से अगर कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं किया तो उसका रीज़न क्या, वो रीज़न सब चले गए, क्या वो रीज़न्स ख़त्म हो गए? बिल्कुल नहीं, ये रीज़न्स उल्टा और बढ़ रहे हैं। आपने भी देखा होगा हर दूसरे तीसरे हफ्ते में कोई ना कोई एआई से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि और एक बेटर एआई का टूल बन गया है जो काम को और ज़्यादा एफिशिएंटली और एक्यूरेटली कर सकता है। तो जितनी इस तरह की न्यूज़ आती रहेंगी उतना और ज़्यादा इन कंपनीज़ में डर का माहौल बना रहेगा। तो और ये न्यूज़ आती रहेंगी क्योंकि एआई पे इंडिया में इतनी बात नहीं हो रही है, इंडिया पे इतना काम नहीं हो रहा। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर हम देखें, खासकर अमेरिका में, वहाँ एआई पे बहुत काम हो रहा है, चाइना में एआई पे बहुत काम हो रहा है। तो वहाँ से इस तरह के नए नए एआई के टूल्स आते रहेंगे और वो इन आईटी कंपनीज़ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली इस सेक्टर से दूर रहें, ये मेरी एडवाइस है। मैं खुद इस सेक्टर से दूर हूँ और कोई भी इन्वेस्टमेंट केस इस सेक्टर में नहीं बनता है। तो ये इस चैनल का पर्पस है कि हम एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशन एक सिंप्लीफाइड वे में आप तक पहुंचा सके, किस तरह से स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से किसी सेक्टर या किसी कंपनी को देखना है। तो अगर आपको लगा कि ये इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प होगी या इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई है, इस वीडियो से आपको कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर मिला है और ये आपके इन्वेस्टमेंट में फर्दर हेल्प कर सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, किसी और सेक्टर को चाहते हैं मैं कवर करूं, किसी पर्टिकुलर कंपनी को मैं कवर करूं, तो मैं डेफिनेटली उसको कवर करूंगा। एक और चीज़ इसको वीडियो को क्लोज करने से पहले बता दूं कि दो तरह के अब इन्वेस्टर्स हैं आईटी सेक्टर में। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो क्या करें और जिन्होंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया वो क्या करें। देखिए, जिन्होंने नहीं किया इन्वेस्ट उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आप ज्वेलरी सेक्टर में जा सकते हैं, हॉस्पिटल सेक्टर में जा सकते हैं, जिनका आउटलुक बहुत अच्छा है। और जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं, मैं तो उन्हें मेरी एडवाइस यही रहेगी कि वो देखें जितना भी थोड़ा बहुत 10-15% का अगर लॉस है तो उसको लेके निकलें। एक ये आपको शेयर बाज़ार के लिए अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है। कभी कभी आपको 10-15% का लॉस लेके निकलना पड़ता है। देखिए, ये इसमें अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो आप सिर्फ एक होप ट्रेड को कैरी कर रहे हैं, कि होप को कैरी कर रहे हैं। शेयर बाज़ार में होप नहीं चलती। तो ये भले ही आपका पैसा शायद और बर्बाद ना करें, लेकिन आपका टाइम बहुत बर्बाद करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। हमारे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो पैसे के लॉस को तो समझते हैं, लेकिन वो टाइम के लॉस को नहीं समझते। तो पैसे का लॉस तो ठीक है कि यहाँ से शेयर प्राइस और नीचे जाएगा तो उनको समझ में आता है कि पैसे का लॉस होगा, तो मे भी ये शेयर अब कितना नीचे जाएंगे वो तो देखने की बात है। लेकिन वो टाइम के लॉस को नहीं समझते। देखिए, ये शेयर्स में आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपका और 3-4 साल ख़राब कर देंगे। उन 3-4 सालों में आप ऐसी कंपनीज़ को मिस कर देंगे जो 3-4-5-6 गुना 10 गुना हो सकती हैं, तो आप उनको मिस कर देंगे। तो टाइम की इंपॉर्टेंस को भी आप ज़रूर समझें। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं इस सेक्टर में तो आप इस सेक्टर से कोशिश करिए, कोई बाउंस वगैरह मिले तो वहाँ से निकलें और बेटर कंपनीज़ में जिनमें हाई ग्रोथ रेट हो उनमें इन्वेस्ट करें। उनमें आपका पैसा बनेगा। ये 10-15% तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक है, अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। तो मैं काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज़ को कवर भी करता हूँ अपने वीडियोज़ में, तो आप उनको देख सकते हैं।
तो बेटर है कि इस सेक्टर से अभी फ़िलहाल दूर रहें। यही मेरा इसमें क्लियर व्यू है, और मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं कभी कोई मिली जुली राय नहीं देता हूँ। मैं कोई दोनों तरफ की गेम नहीं खेलता हूँ। मैं हमेशा क्लियर व्यू देता हूँ। मेरा क्लियर व्यू ये है कि इस सेक्टर पे अभी मैं नेगेटिव हूँ, और इस सेक्टर से मैं दूर हूँ, और आपको भी यही एडवाइस करूँगा। बाकी आप खुद अपना डिसीजन लें। तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। फिर एक और वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। थैंक यू।